हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये वो दौर था जब देश औद्योगिक क्रांति की तरफ अग्रसर हो रहा था। राजनेताओं के हालात ये थे कि एमएलएज हैं वो हरियाणा रोडवेज की बसों में सेशन के लिए चंडीगढ़ जाते थे। उस दौर में पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि वो बुजुर्गों को 100 रुपये पेंशन देंगे। ये पहली बार जब शब्द किसी ने सुना तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उस वक्त कहा जाता है कि चौधरी बंसीलाल अपनी जनसभाओं के दरमियान कहा करते थे कि अगर ऐसा होता तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं नहीं कर देता। लेकिन चौधरी देवीलाल पूरे हरियाणा में जा जाकर हरियाणा के आम जनमानस को, बुजुर्गों को ये भरोसा दिला रहे थे कि अगर सत्ता की बागडोर उनके हाथों में आती है तो वो ये चीज़ करके दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ भी। सत्ता की बागडोर जब चौधरी देवीलाल के हाथों में आई तो जो बात उन्होंने कही थी उसको कर कर भी दिखाया। और पहली बार ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में किसी ने इस बात का साकार किया कि सरकारें बुजुर्गों का सम्मान करेंगी। कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल ने किसी जगह पर यह देख लिया था कि बुजुर्ग किस कदर अपमानित हो रहे हैं, उनकी जेब में एक खोटा रुपया तक नहीं है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को सबसे पहले 100 रुपये का मान सम्मान दिया। इस पेंशन को जो आगामी सरकार हुई हरियाणा में किसी ने नहीं रोका, बल्कि इस प्रणाली को देश के अलग अलग हिस्सों में भी अपनाया गया। लेकिन अब से कुछ ही दिनों पहले बीजेपी ने काफ़ी सारे बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी पेंशन के बारे में ये कहा गया कि इनकी पेंशन काट दी गई है। उसके बाद फिर क्या था, इनेलो ने कमर कसी और इनेलो ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जब ये पेंशन बनाई गई तब इस तरह का ना कोई रूल था, ना इस तरह के कोई नियम थे, बल्कि हर वर्ग, हर जात, हर मज़हब, हर धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। सभी को ये पेंशन दी गई और अगर इस पेंशन के साथ, बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो इनेलो इसको लेकर सड़कों पर उतरेगी। फिर क्या था, नायब सिंह सैनी ने अपने फैसले को वापस लेते हुए दोबारा जिनकी पेंशन रोकी गई थी उन्हें बहाल कर दिया गया। और आज इसी सिलसिले में इनेलो की जो झज्जर जिले की इकाई है, उन्होंने इनेलो दफ्तर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया था जिसमें काफ़ी तादाद में बुजुर्ग है वो शामिल हुए थे और इनेलो ने एक तरीके से इसे अपनी जीत के रूप में भी बताया है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, एक तरफ इनेलो से बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है या केवल 2 विधायक होने के बावजूद इनेलो पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया था कि पंजाब अब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं देगा, उस दरमियान भी आपको याद होगा अभय सिंह चौटाला ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया था मीडिया के सामने ही कि अगर पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी रोकता है तो पंजाब के किसी भी व्यक्ति को हरियाणा से जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पंजाब सरकार दबाव में आती है और हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो बहाल है, वो कर दिया जाता है। खैर, एसवाईएल का एक ऐसा मुद्दा है जो अभी भी हरियाणा पंजाब के बीच में जो का तो चला हुआ है, लेकिन जो पानी आ रहा था उसको लेकर पंजाब सरकार है वो बैकफुट पर उस दरमियान भी हो गई थी। और अभी आपने देखा कि जब बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा था, इनेलो के अभय सिंह चौटाला जब गरजे तो दोबारा से ये पेंशनें बहाल कर दी गई है। तो ऐसे में बात ये उठती है कि इतने ज़्यादा विधायक होने के बावजूद कांग्रेस आखिरकार सरकार पर वो दबाव क्यों नहीं बना पाती है जो दबाव इनेलो पार्टी 2 विधायक होने के बावजूद भी है सरकार पर बना पाती है। दोस्तों, आखिरी बार हरियाणा में आपको कब याद होगा कि कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन किया था और कांग्रेस के प्रदर्शन के आगे झुक के सरकार ने उनकी बातें मान ली। जो पुराने जानकार हैं राजनीति के वो बताते हैं कि, और आनंद सागर भी कई बार इस बात का जिक्र करते हैं, जब 2003-2004 में इनेलो के जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, उस दरमियान कांग्रेस ने बहुत मेहनत की थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरता था, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लाठी डंडे खाता था, तब जाकर कांग्रेस की सरकार आई थी। इस बात को 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है। लेकिन इस 20 सालों के दरमियान, उसके बाद सत्ता आने के बाद आपने कब कांग्रेस को देखा, और सत्ता गए भी काफ़ी साल हो चले हैं, कि जब कांग्रेस ने इनेलो की तरह इस कदर प्रदर्शन किया और उसके दबाव में आकर सरकारों को झुकना पड़ा, सरकारों को वो फैसले वापस लेने पड़े। आप कहेंगे हमें याद नहीं है। इसी का परिणाम है कि ड्राइंग रूम तक सिमटी हुई कांग्रेस। अब हरियाणा में ये सवाल उठता है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका आखिरकार कौन निभा रहा है। इसी कड़ी में इनेलो पार्टी है वो कांग्रेस को पछाड़ते हुई नजर आती है। और
देखिए, लगातार जब कांग्रेस की तरफ से अभय सिंह चौटाला पर निजी हमले हैं काफ़ी किए गए। अब कांग्रेस के जो लोग हैं अभय सिंह चौटाला पर निजी हमले कर रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन आज हमने जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान हैं उनका जब इंटरव्यू लिया तो उन्हें देखकर हमें ऐसा लगा कि अब इनेलो को कोई फर्क नहीं पड़ता है किस तरह के आरोप उस पर बेशक से लगाए जाएं। अब इनेलो उस पुराने रंग में लौटते हुई नजर आ रही है जो पहले कभी हुआ करती थी, और अब इनेलो ये मानती है कि वो कांग्रेस को बैकफुट पर ला चुकी है और अब केवल बीजेपी को बैकफुट पर लाना बाकी है, और कई सारे मुद्दों पर वो ला भी चुकी है। आइए अब देखते हैं इनेलो की जिला इकाई ने जो प्रदर्शन किया था उस दरमियान उनके जिलाध्यक्ष से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो कहा जा रहा था कि बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है, अब वो जो बहाल हो गई है, तो उसमें आज इनेलो पार्टी ने यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बुजुर्गों का सम्मान आज इन्होंने किया है और बुजुर्गों को इकट्ठा करके आज इन्होंने ये दिखाया है कि इनेलो संघर्ष के लिए हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है। जिलाध्यक्ष सतपाल पहलवान हैं आज मेरे साथ में, और जब इन्होंने भाषण दिया तो ये भी बेहद खुश थे। और इनेलो इसलिए खुश हो जाती है पेंशन के मुद्दे पर क्योंकि चौधरी देवीलाल ऐसी शख्सियत थे कि सबसे पहले जिन्होंने इस शब्द का इजाद किया था कि ऐसा भी हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि 36 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी सरकार का कुछ नहीं उखाड़ पा रही है? तो आपकी तरफ से ये दावा क्यों किया जाता है केवल 2 विधायकों के साथ कि आपने इस मुद्दे पर सरकार को दबा दिया है और आप बार बार सरकार से हर मुद्दे पर जीत रहे हो? आपको क्या लगता है, क्यों लगता है ऐसा? प्रवीण जी, एक कहावत है, पुराने वक्त में कहावत कहा करते हैं हमारे परम श्रद्धेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कि नरवरगढ़ तो वे जाएंगे जिनको सदा जान की बाण। कांग्रेस पार्टी को लोगों के संघर्ष की आदत नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े होटलों में कोठियों में बैठ करके राजनीति करने वाली पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चाहे आप नेतृत्व को ले लो, चाहे आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ले लो, उसकी रगों में संघर्ष का एक खून दौड़ता है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नींव एक ऐसी शख्सियत ने रखी थी जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करने का काम किया, और उस संघर्ष की बदौलत न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि इस पूरे भारतवर्ष की राजनीति को एक दिशा और दशा देने का काम किया। 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता की रगों में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी का विधायक होना कोई बड़ी बात थोड़ा है। जनता की लड़ाई सड़कों के ऊपर लड़ी जाती है। विधायक आपके पास 36 हो गए, लेकिन संघर्ष का मादा है नहीं, तो फिर करेंगे क्या? हमारे पास तो 2 ही तो विधायक हैं। लेकिन सबसे पहले जो आवाज बुलंद करने का काम किया वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। जो घेराव करने का जो नोटिस दिया गया वो तो ही अभय सिंह चौटाला जी और हरियाणा प्रदेश के। आज आप माहौल देखो, आज आप ऑफिस का माहौल देखो। इस माहौल पे आते हैं। इस माहौल के बारे में पूछना चाहूँगा। ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसका प्रभाव क्या मानते हैं? क्योंकि पहले हम देख पा रहे थे कि इनेलो दफ्तर में तो कोई इकट्ठा ही नहीं होते थे। अब इसका कारण क्या है? ये गुलजार है और यहाँ पर भारी भीड़ भी अब उमड़ती है आप लोगों के कार्यक्रम में, और दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ में पहली बार आपको एक आदमी जुटाने के लिए दिक्कत होती थी, अब ये खचाखच भर जाता है। इसका कारण बताइए। परवीन जी, इसका कोई कारण नहीं है। तो देवीलाल की नीतियाँ आज भी लोगों के दिलों में है, बशर्ते उनको लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति आपके बीच में चाहिए। और जो हमारे आज के नेतृत्व है वो भी एक मजबूत नेतृत्व है, सच्चे व्यक्ति हैं, बात के धनी हैं, अपनी जबान के पक्के हैं, संघर्षशील व्यक्ति। हरियाणा प्रदेश में 5 ऐसे सर्कमस्टांसिस हुए जिसको लेकर के जिस पार्टी के आप 36 विधायक बढ़ा रहे हो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जबकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उन 5 के 5 मुद्दे, चाहे वो किसान को जलाने की बात थी, पानीपत में धरना देने का काम किया, चाहे बिजली की रेट बढ़ने की बात थी, पंचकुला में ऑफिस का घेराव किया गया, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पानी देने से मना कर रहे थे, फिर तो अभय सिंह चौटाला जी ने जब हुकार भरी और उनको अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन के अंदर या तो हमारे हित का पानी दे दो, नहीं तो फिर पंजाब का कोई भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में एंट्री नहीं करेगा। तो पंजाब की सरकार को झुकना पड़ा। यही बात आज पेंशन के रूप में है प्रवीण जी। जिस प्रकार से सरकार ने इन वृद्धों के मान सम्मान को खत्म करने का काम किया था, तो ये बात इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा ही सबसे पहले उठाई गई, और भविष्य में भी मैं इस बात से आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर इस प्रकार की गलत नीतियां सरकार लेकर के आने का काम करेगी तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता के आह्वान पर चंडीगढ़ में पहुंचने का काम करेगा। कांग्रेस हमेशा से आप लोगों पर यह आरोप लगाती है, उसकी पुरानी राजनीति है कि आप लोग बीजेपी से ही मिलकर राजनीति करते हैं।
दूसरा, दीपेंद्र हुड्डा, आप कहते हैं कि रोहतक ही अक्सर आप लोग क्यों चुनते हैं? जितने भी आप लोग आज के दिन सक्रिय होने की कोशिश करते हैं, उसमें रोहतक ही क्यों चुना जाता है? परवीन जी, इसको लेकर ये कहते हैं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए सर। इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा मानते हैं कि बीजेपी चाहती है कि आप रोहतक के उनके गढ़ में सेंध लगा दीजिए, तो आफ्टर ऑल जब चुनाव होगा 29 में, तो उसका फायदा फिर बीजेपी को ही होने वाला है। ये जो बातें चलती है, इस पर क्या मैं कहेंगे? आपके लास्ट पर्सन का ही उत्तर देता हूँ परवीन जी। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। इसका हमारी जो पार्टी है वो ना किसी के वोट तोड़ने के लिए प्रयास है मैदान में। हमारी पार्टी का सीधा एक फंडा है कि भाई गरीब के हित पर अगर कुठाराघात होगा तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसके साथ उससे अग्रणी होकर के उस लड़ाई को लड़ेगी। जहाँ तक बात ना आप ये कही कि भाई हम दीपेंद्र के पीछे हैं, दीपेंद्र, हमारा भी जन्म तो यहीं हो रहा है ना। राजनीति करने का अधिकार तो प्रजातंत्र में सबको है। सिर्फ झज्जर में सतपाल का जन्म हो गया तो बांग्लादेश तो जाएगा नहीं राजनीति करने, झज्जर में ही करेगा। और जहाँ तक दीपेंद्र भूपेंद्र जी की आप बात कर रहे हो ना परवीन जी, ये गढ़ हमारा था, दीपेंद्र भूपेंद्र का ये गढ़ नहीं था। उससे पहले तो चौधरी देवीलाल जी इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक चले गए थे, जब तक रोहतक में ही चौधरी देवीलाल जी रहे थे। और सबसे पहले MLA भी मैम से बने, उससे पहले सिरसा से बने थे। उसके बाद में जब रोहतक की राजनीति थी तो ये टोटल की टोटल जो गिरदावरी थी ना, ये महारथी, ये तो वैसे आगे परमानेंट तो हम साड़ेंगे। दिग्विजय, क्या इन्हें टायर्ड और रिटायर्ड लोग कहते हैं क्या? उन्होंने क्या किया इस मुद्दे पर? बच्चे के बयान पे क्या बयान देना परवीन जी? भतीजा हमारा किमो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अब टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पेंशन जब बंद हुई तो जेजेपी ने क्या किया? टायर्ड और रिटायर्ड की जहाँ तक बात है, आप स्वयं देखो कितने व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति हैं रे। ये नहीं कि ड्रामे कर रहे हैं हम दूसरी पार्टियों की तरह। 80-90 साल से नीचे एक भी व्यक्ति नहीं है। इन्हें तो दिग्विजय टायर्ड रिटायर्ड कहते हैं। उसको पता नहीं ना, उसको पता ही नहीं इस बात का कि चौधरी देवीलाल जी ने जिन व्यक्तियों को सम्मान दिया वो उनका फिर निरादर करने का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहा करते कि जो हमारे वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि है। और उसी बात को लेकर के चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन बनाने का काम किया था। भतीजा हमारा की ना चिंता करो, बाड़ा का किम में भी कह सके। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर अभय चौटाला अगर इस चुनाव में अगर हार नहीं रहे होते तो आज भी स्थिति और कुछ होती? और क्या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी के जो मेन आपका नेता है वो चुनाव नहीं जीत पाया तो आप 46 सीटों तक जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इस पर कौन यकीन करेगा? मैं बताऊंगा आपको। इस हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक बनता था, डॉक्टर मंगल सेन, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। और वो भी परम श्रद्धेय पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के साथ मिल करके अलहदा इस भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक इस प्रदेश में नहीं बना करता। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 30-35 साल पहले केवल मात्र 2 सीट थी। अरे हमने तो इस प्रदेश में 87 सीटें मिली हैं परवीन जी। हमने इस प्रदेश में 48 MLA चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष करके इस प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया 6 साल तक। जहाँ तक बात आप कर रहे हो कि हमारे नेताजी चुनाव हार गए, इस देश में बड़े बड़े लोग चुनाव हारे। चुनाव जिनकी आप बता रहे थे दीपेंद्र भूपेंद्र की, ये दोनों बाबू बेटे भी लोगों ने इलाज कर दिया। प्रजातंत्र है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चुनाव हारे नहीं, एक षड्यंत्र के तहत जो जिनका नाम आप लेकर के ये कह रहे हो कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। तीनों चारों पार्टियों के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ बाई इलेक्शन में इलाहाबाद के अंदर थे और अब की बार भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत करके ये षड्यंत्र रचा गया है। इस बात को आप अन्यथा ना लें। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो पत्थर की लकीर। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर के सरकार नहीं बनाना चाहती थी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के ये कितने बुजुर्ग खड़े आप इनसे पूछो, हर आदमी की एक भावना थी कि भाई प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। क्यों नहीं बनी, किस लिए नहीं बनी, कारण बताओ, किसने नहीं बनने दी? उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। निजी तौर पर उसकी गलत नीतियों की वजह से प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। निजी तौर पर आप पर जब अन्य राजनीतिक पार्टियां हमले करती हैं तो आप पर आपके नेता की छवि के ऊपर बहुत सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अधिकारियों के साथ, हालांकि मैं डिकोड नहीं करना चाहूँगा उन बातों को, कुछ लोग कहते हैं आप अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करते थे, कुछ लोग कहते हैं कि आपको हार्ड कोर के रूप में पेश किया जाता है। तो इस छवि का भी बार बार जिक्र होगा, इससे कैसे आप लोग निपटेंगे?
परवीन जी, मैं एक मिसाल दूंगा फिर आप हंसोगे। नहीं, बताइए आप। घना सुधा तो बटे भी का मलना होता, छोरी ने पड़ोसी पीटा, फिर पंचायत ले जानी पड़े। मर्द आदमी की गर्द भी अच्छी हो यार, कमजोर की दोस्ती कुछ नहीं हो यार थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को गलत लाइन पे नहीं चल रहे। अपने हक मांगने के लिए अगर जो नेता नहीं हट सकता, फिर मैं उसको नेता भी नहीं मानता, वो नेता के लायक है भी नहीं। खुश हैं आप? अब भीड़ जुटने आप लगी है बताओ, मैं तो आपके मुंह से सुनूंगा। आप ही कहने वाले थे कि आपने लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली। आप ही कहने वाले थे कि आपने लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली। लोकदल का यहाँ है क्या? आप स्वयं अपनी आंखों से देखो कि लोकदल का यहाँ क्या है। इस बदलते माहौल की वजह, इस बदलते माहौल की नो 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 नो, आप भी एक व्यक्ति से कभी पार्टी नहीं चलती। सब पार्टी के कार्यकर्ता साथी, पार्टी का नेतृत्व, पार्टी को चलाने में सबसे अहम भूमिका नेतृत्व की होती है। हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जो नजरें वो चौधरी छत्तीस बिरादरी की चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश में अगर सही मायने में राम राज लेना है तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लेना पड़ेगा। और भाई ये मैं फिर बताऊं तने, कागा कोसे ढोर नहीं मेरे यार थे, देश देश ने मार के सोए हैं। सती तो शराब दे को लुच्ची का लागा कोई नहीं। आखिरी सवाल है, यूथ को जोड़ना पार्टी की सतह पे भी चुनौती है आप लोगों के लिए? हम, आपने ये देखा हमारी पार्टी की एक नीति रही है, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि युवा सम्मेलन और 90 साल के बुजुर्ग बैठा दो। आप मेरे को इस पूरी भीड़ में कितने आदमी होंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो 60 साल से कम हो। जहां वृद्धों की मीटिंग है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल वृद्धों की ही मीटिंग करेगी। अगर युवा की मीटिंग है तो फिर युवा की ही मीटिंग होगी। ये नहीं है कि मिक्सिंग करके एक ड्रामा कर दो। नो, जितने हैं हकीकत में हैं। हकीकत में अगर आप रहोगे तो आपकी पार्टी भी मजबूत होगी, आप भी मजबूत होगे। यूथ को, मेरा सवाल ये है, यूथ को जोड़ना आज भी चुनौती बनी हुई है आपके लिए या जोड़ रहे हैं? नो नो, अगली बार यूथ का फंक्शन आपने देखा था बेरी, हमारा हजारों की संख्या में वहाँ केवल और केवल यूथ थे। मैं जिले का प्रधान था, मैं भी स्टेज के ऊपर नहीं था, आपने देखे होंगे वो क्लिप, मैं भी नीचे ही खड़ा था, स्टेज पर नहीं था मैं। तो हमारी पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन लोगों को इस बात से पेट में दर्द हो गया कि भाई चौधरी अभय सिंह सरवाइव कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के विरोधी पार्टी के जो लोग हैं उनके पेट में इस बात का दर्द हो गया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मेरे कहने की बात नहीं है। जहाँ कहीं भी आप मीडिया में चले जाओ, किसी भी चैनल पर चले जाओ, किसी प्रिंट मीडिया के अंदर आप चले जाओ, हर व्यक्ति एक बात को मानकर चलता है कि 2025 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। और 26 के अंदर परवीन जी, परमात्मा आपके भी उम्र लाओ, हमारी भी स्वास्थ्य ठीक रखे, हम इस काम को दिन दुगुना रात चौगुनी मेहनत कर करके इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिलाध्यक्ष सतपाल पहलवान बेहद खुश हैं और आज खुशी की वजह भी है क्योंकि बुजुर्गों की जो पेंशन रोकी गई थी वो बहाल हो गई है, उसी तरह आ गई है। तो इसके लिए यहाँ पर सम्मेलन था। सतपाल पहलवान मानते हैं कि उनकी पार्टी का ग्राफ है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक बार दिग्विजय ने कहा था ये टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी बताया था, लेकिन क्या दिग्विजय इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ किया था? और क्या टायर्ड और रिटायर्ड क्या इन्हीं लोगों को बोला जाता है जिस बुजुर्गों के लिए इनेलो ने संघर्ष किया है? और दीपेंद्र हुड्डा को अब इनेलो यहाँ पर अपनी चुनौती नहीं मानती है, ये इनके जिलाध्यक्ष का महत्वपूर्ण बयान है। धन्यवाद।